हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था? पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। कवर करने का मतलब ये था कि हम लोग कार्बन जान गए थे, कार्बन के कंपाउंड जान गए थे कि उनके यौगिक क्या होंगे, वो भी हमने जान लिया था। फिर उनमें बंध कैसे पाए जाते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी क्या है, उनमें बॉन्डिंग कैसे पाई जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब बेटा, ये वैलेंसी क्या होता है? बैलेंसिंग हमने पढ़ाया था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो उनके वाहतम कोश में, मतलब आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उसे जरूरत कितने की है, वही उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 2 होती है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑफ द सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 6 होते हैं। ठीक। अब ये कहाँ से वैलेंसी कैसे आया? ऑक्टेट रूल क्या होता है? अष्टक का नियम। अष्टक के नियम के अनुसार, खैर ये सब सारी चीजें हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को बताया गया है। टाइम बहुत कम है, ध्यान से पढ़ना है, चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है कि हमारे पास टाइम तो है नहीं, रफली देखिए, नहीं। कुछ चीजों को हमें बहुत अच्छे से देखना है, कुछ चीजों को बस पढ़ लेना है, उतना ही काफी है। तो हमने क्या पढ़ लिया था उसमें? कार्बन में बॉन्ड कैसा पाया जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड रहेगी। सहसंयोजक बंध कैसे निर्माण होता है, कैसे नहीं, उनके प्रकार हम लोग जान लिए थे। उनके क्या होते थे? गुण पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कार्बनिक यौगिक का जो होता है उसमें मेल्टिंग पॉइंट कितनी होगी, बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी। 1 मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, मे भी इस बार आ जाए। जरूरी नहीं है कि हर बार पूछा जाए, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आने तय है। तो हेडिंग क्या बनाओगे? कार्बन। कार्बन की कुछ यौगिकों का क्वथनांक तथा गलनांक। इसका मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक तरफ 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे, एक तरफ लिख लेते हैं यौगिक, दूसरी तरफ लिख लेते हैं गलनांक, इधर क्वथनांक। इसका क्या मतलब है? गलनांक क्या है? एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। और ये क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। बिहार पुलिस वाला नहीं है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि आप लोग बहुत तेज हैं, कुछ भी समझ लेंगे। अब हमारा यौगिक में क्या होगा बेटा? एसिटिक अम्ल। पहला यौगिक कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ कमेंट में। फॉर्मूला देखो, बहुत चीजें हैं यहाँ पे, कुछ चीजों का आपके बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि आपके पास फॉर्मूला ही पूछ ले, या तो बॉइलिंग पॉइंट पूछ ले, या तो मोल्टिंग पॉइंट पूछ ले। एसिटिक अम्ल, इसको हम लोग खाते हैं, इसी को तो हम लोग खाते हैं, विनेगर। CH3COOH, यही हम लोग खाते हैं ना। तो बताओ इसका क्या होगा? गलनांक कितना है और क्वथनांक कितना है? गलनांक है 290 और क्वथनांक कितना है? 391। ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्या आता है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। कभी कोई पुरानी मूवी देखा है? किसी को किडनैप करते थे तो यही सुंघा देते थे और किडनैप कर लेते थे। ठीक। इसके बारे में आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका क्या होता है? इसका गलनांक कितना होता है? 209। इसका होता है 334। क्लियर हो पाया? नेक्स्ट आता है एथेनॉल। एथेनॉल, इसका कहाँ यूज होता है? किसी को जानो या ना जानो, इसको तो जानते रहोगे, दारू, है ना। इसका यूज कहाँ पे होता है? बहुत जगह यूज होता है। पहली बात तो पीने के में, है ना। पीने वाले कौन कौन होते हैं? बहुत लोग होंगे। फिर इसका कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? कमेंट में बताओ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, यही होता है ना।
और इसका इथेनॉल का CH2H5OH, ये होता है इथेनॉल। ठीक, अब चाहो तो इसको 3 भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको जो मन करे जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। इसका कितना होगा इथेनॉल का? इथेनॉल का होता है बेटा 156, है ना। इतने पर ये क्या करेगा, मेल्ट करना, सॉरी हाँ, मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इस पे 351 पे क्या करेगा, बॉयल करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या होता है, मेथेन। मेथेन जानते हो, मेथेन तो सब जानते हैं, CH4। इसका कितना होगा, इसका होता है 90, 111। यहाँ तक ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट जो होता है आपसे ये पूछ लिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा। ठीक बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ये हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हो, वो चाहे किसी भी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, MP हो, चाहे यहाँ पे आपका UP बोर्ड हो, कोई भी होगा, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स में। तो इतना अच्छे से क्लियर कर लो, लिख लो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब ये होता है कि हम लोग एक संरचना पढ़ेंगे, किन के बीच, परमाणुओं के बीच। परमाणुओं के बीच हम लोग संरचना पढ़ेंगे, आरेख कहा जाता है। उसमें ये बताया जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कैसे शुरुआत होगी, उसकी वैलेंसी से। तो हेडिंग क्या बनाओगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वे आरेख है। इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वे आरेख है। आरेख का क्या मतलब, एक लाइन, वे आरेख है जो परमाणुओं के मध्य क्या होता है, बनाया जाता है। और ये बंद कैसे होंगे बेटा, डबल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं। तो इसमें मोस्टली आपको क्या देखा जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग की देखी जाएगी। एकाकी बंध के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके डिफिनीशन को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वे आरेख हैं जिनमें किसी अणु के परमाणुओं के मध्य मध्य आबंधों एवं एकाकी युग्मों को दर्शाया जाता है। ठीक, आबंध मतलब क्या होंगे, उनकी बॉन्डिंग ऐसी हो सकती है, एकाकी युग्मों को दर्शाया जाता है। युग्म का क्या मतलब होता है, जोड़ा, पेयर, उनमें दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जरा समझो, एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लें, H2 अणु का निर्माण, अणु का निर्माण। अब इसका कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, हाइड्रोजन H2 का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 इधर ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा तो 1 ही जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितना है इलेक्ट्रॉन, 1 है। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिखा दो, क्लियर हो पाया। अब इनके बीच कैसे बनेगी, एक बॉन्डिंग बन जाएगी ऐसे। तो ये क्या रहा है, लीनियर है, आरेख है ना, इसी चीज को बोल रहा है। और परमाणुओं के मध्य बेटा, इस परमाणु के बीच, इस परमाणु के बीच बन रहा है आबंधों का एकाकी युग्म। यहाँ पे क्या है, पेयर है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बिंदु संरचना, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहेंगे। तो ये कैसा बना लेगा, H2 बना लेगा। कैसा बना लेगा, H2, इनके बीच ऐसे आरेख बन जाएंगे। ठीक, क्लियर हो पा रहा है। अब और भी ध्यान से सुनो, जब बेटा हम लोग क्या करेंगे, 1 पेयर है ना, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्डिंग। ठीक, जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल बॉन्डिंग। जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्डिंग, है ना, ट्रिपल बॉन्डिंग कहेंगे। तो हमेशा यहाँ पे ख्याल रखना है कि क्या होगा, तो इसमें कितने हैं, 1 पेयर। 1 पेयर का मतलब एक जोड़ी, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये क्या बना रहा है,
दो, मतलब कि H2 का निर्माण कर रहे हैं। क्लियर हो पाया? ऐसे ही हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, जो कि बहुत इजी है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट अगर हम दूसरा एग्जांपल दो तो कर ले जाओगे। अब यहाँ पे दूसरा हमको दे रहे हैं O2, O2 अणु का निर्माण। अब O2 अणु का निर्माण करना है तो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक, पहले तो तुम लोग क्या करो, बहुत सिंपल सी बात है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कर लो। कॉन्फ़िगरेशन करोगे यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है कि नहीं? हाँ, 8 होता है बेटा। उसका जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उसके पहले वाले में 2 जाएगा, दूसरे वाले में 6 जाएगा। तो इसकी क्या है, ये आउटर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। कितना है इसके पास, इसके वातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक के नियम को फॉलो करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, क्योंकि अष्टक ये बोलते थे कि आपके पास वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा। तो 6 है, 6 और है, मतलब 6 पहले से इसके पास है, इसको 8 बनाने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो पाया? एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया। इसके वातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन दे दो। ये क्या किया आपने, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 6 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन दे दो। अब बेटा ये क्या करेगा, ये वाला परमाणु क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन को लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ऐसे यहाँ से इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक, तो ये खुद क्या बन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इसके पास है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए खुद का। अब ये वाला भी इसके साथ ऐसे ही करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसका। अब ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों तो क्या बनाएंगे, O2 का निर्माण कर देंगे। क्या करेंगे, O2 का निर्माण करेंगे। अब इनमें बताओ कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल की डबल? देखो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें कैसी बॉन्डिंग बनेगी, डबल बॉन्डिंग बनेगी। क्लियर हो पाया, कैसी बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग बनेगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ, परमाणु क्रमांक इसका कितना हुआ, 8 है। ठीक, फिर उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके, 6 हैं, है ना, यहाँ पे। फिर दूसरा मैं नेक्स्ट क्या दे दूं, अगर यहाँ पे मैं आपके पास और भी दे सकती हूँ, CO2, इनका कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत इजी है, कुछ आपको हम दे दे रहे हैं, आप खुद से करिएगा। CS4, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जा सकता है आपसे। और भी दे सकते हैं बहुत सारे, N2 ले लो, है ना, N2 भी ले सकते हो, और भी आपके पास हो सकते हैं, जिनका चाहो आप उनका निर्माण कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया, क्लियर हुआ कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल है, आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नोट कर लो। जो टॉपिक आता है वो आएगा कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण। कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों चीजें हमने आपको पढ़ाया है कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, भौतिक गुण में क्या होगा कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके भौतिक गुण कैसे हैं, भौतिक गुण में क्या आएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट आएगा और बॉइलिंग पॉइंट आएगा। क्लियर, तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, तो जो भी होते हैं बेटा कार्बनिक यौगिकों का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मोस्टली कम होता है। क्या होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होते हैं। अब ये 9th क्लास में है कि आकर्षण बल आपको क्या होता है, 9th क्लास में भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया। जब मॉलिक्यूल आपके पास ज्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आकर्षण बल उनके पास ज्यादा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाएंगे, फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो उनको हटाना क्या हो जाएगा, मुश्किल होगा। अब जैसे समझो, बहुत मान लो 4-5 बच्चे हैं, ठीक, कोई एक बच्चा है, तो 4-5 बच्चों को धक्का देने में तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन किसी एक बच्चे को धक्का देने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां पे क्या है, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मॉलिक्यूल भी ज्यादा है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, कार्बनिक यौगिकों का मॉलिक्यूल जब कम हो जाएंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, क्यों, क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत कम लगेगा। ठीक, तो हेडिंग क्या बनाओगे, कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों का भौतिक गुण। ठीक, इनमें भौतिक गुण कैसा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम कार्बनिक यौगिकों का अधिकतम कार्बनिक
यौगिकों का क्वथनांक तथा गलनांक कम होता है। क्या होता है बेटा? कम होता है, क्योंकि उनमें आकर्षण बल कम होता है। ये सब क्वेश्चंस आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि थ्योरेटिकल क्या हो सकता है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर क्या हो सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए कि इसमें क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक कम होता है। क्यों होता है? तो हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे आकर्षण बल, है ना, और भी कई बल दे देंगे, तो आप क्या कर सकते हो, जब आप पढ़े रहोगे तभी तो जानोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण बल। क्या होता है बेटा? आकर्षण बल इनमें क्या होंगे, कम होंगे, तभी ये क्या हो जाएंगे, इनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, तभी ये वीक होते हैं। इनका क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप का क्या मतलब है, समझ रहे हो? यहाँ पर अपरूप का क्या मतलब है, एलोट्रॉप्स। अपरूप का मतलब क्या है, एलोट्रॉप्स, उसको इंग्लिश में कहते हैं एलोट्रॉप्स। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि किसी का भी कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसके रासायनिक गुण बेटा एकदम सेम हो, लेकिन क्या हो, भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन के अपरूप या एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऐसे एलोट्रॉप्स कितने हमारे पास, 3 है, जो मोस्टली आपको पढ़ने हैं। कौन कौन होगा, ग्रेफाइड है, डायमंड है, और कौन है, बकमिनिस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, है ना, फ्लोरीन कहते हैं उसको। तो यहाँ पे ये 3 है जो तीनों हमें पढ़ने हैं। उसमें यहाँ पे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको लॉन्ग में भी पूछ लिए जाए, वन क्वेश्चन में मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाएंगे, लेकिन हमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हेडिंग क्या बनाओगे, कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। ठीक, कार्बन के अपरूप को क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इनमें क्या होगा, ऐसे यौगिक जिनके, ऐसे यौगिक जिनके क्या होंगे, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण समान हो, परंतु भौतिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न हो, उसे उसे अपरूपता या अपरूपता कहते हैं। ठीक, क्या होता है, कहते हैं। तो इनमें कौन कौन है, कार्बन के अपरूप में कौन कौन है, कार्बन के अपरूप कौन कौन है इसमें, पहला कौन है, हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और कौन है, फुलेरीन, है ना, कौन है, फुलेरीन है, जिसको क्या कहते हैं हम, बकमिनिस्टर। बकमिनिस्टर कहा जाता है। ठीक, यही आपको अप्रूव पढ़ने हैं। तो पहला है अप्रूव, क्या है हमारे पास, डायमंड है, हीरा है। अब यहाँ पर हमें इसको पढ़ना है, तो कैसे हम लोग करेंगे, अब हीरा क्या होता है,
अब देखो हीरा का मतलब क्या है, सब के सब किससे बने हैं, कार्बन के बने हैं। ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है, ये भी कार्बन का है। सब कार्बन के अपरूप हैं, उसी के अपरूप हैं। लेकिन सब में क्या है, भौतिक गुण क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन रासायनिक गुण क्या है, सबके सेम है। अब जैसे मान लो एक ही पेरेंट्स के कई बच्चे हो सकते हैं, सब उन्हीं से बने हुए हैं, लेकिन क्या होगी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होगी, कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो बिल्कुल इसी तरह है, सब के सब कार्बन के बने हैं, लेकिन उनमें क्या होगी, भौतिक गुण, देखने में उनका व्यवहार, उनके स्वभाव, उनके कैसे हैं, सब भिन्न भिन्न। क्योंकि जब उनको रासायनिक वे में देखा जाएगा, जब उनको केमिकली प्रॉपर्टीज वे में देखा जाएगा, तब वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हीरा के बारे में पढ़ेंगे कि हीरा वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाओ, डायमंड, हीरा। ठीक। हीरा क्या है, हीरा क्या है, शुद्ध हीरा रंगहीन होता है बेटा। शुद्ध हीरा कैसा होगा, वो रंगहीन होगा, क्रिस्टली होगा, है ना, और पारदर्शी होता है। शुद्ध हीरा, पहला क्या है, शुद्ध हीरा रंगहीन, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। ठीक। कैसे होते हैं, ये क्रिस्टली भी होता है। कैसा होता है बेटा, पारदर्शी और क्रिस्टली। ये क्रिस्टली भी होंगे, क्रिस्टल जानते हो ना, यस। अब इसमें दूसरा क्या होगा, संसार में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा ही होता है। संसार में, संसार में सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर कौन होगा, हीरा है। फिर उसमें क्या होती है, यह उष्मा विद्युत का कुचालक होता है। कैसे होते हैं, यह उष्मा और विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। यह उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक। यह उष्मा और विद्युत का क्या है बेटा, कुचालक है। फिर इसमें क्या है, यह सभी विलायकों में अघुलनशील है। अब ऐसा नहीं है कि आप हीरा को कहीं पे घोल दो, पानी में घोल दो, नींबू पानी में घोल दो, कहीं पे घोल दो, मिट्टी के तेल में घोल दो, दारू में घोल दो, है ना, पेट्रोल में घोल दो, डीजल में घोल दो, ये सब इसमें नहीं होगा। ये किसी भी चीज में क्या है, डिजोल्व होगा ही नहीं। तो ये क्या है, चौथा इसका पॉइंट क्या होगा, यह सभी विलायकों में, यह सभी विलायकों में अघुलन अघुलनशील है। ठीक। यह सभी विलायकों में अघुलनशील है। फिर क्या है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे उच्च होता है, इसलिए यह चमकता है ना। यहाँ पे हम लिख दें, पांचवा यहाँ पर है। ठीक। पांचवा यहाँ से शुरू हो गया, हीरे का अपवर्तनांक अपवर्तनांक सबसे उच्च है, इसलिए इसलिए यह चमकता है। इसलिए यह चमकता है। फिर क्या होगा, हीरे में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है। मतलब आप हीरे का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, छठवां है, हीरे में
कार्बन 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 के बीच एकल बंध होता है, इनमें सिंगल बॉन्डिंग पाई जाएगी कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक, फिर कार्बन अपनी संयोजकता अपने 4 कार्बन से मिलकर पूरी करता है। ठीक, कार्बन अपनी संयोजकता 4 कार्बन से मिलकर करता है। क्लियर हो पाया? ये था पूरा हीरा का स्ट्रक्चर कि कैसे होगा। तो अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि सबके दिमाग में यही रहता है कि कार्बन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आ जाएगा कि हीरा भी वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे हीरा क्या है, कुचालक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इतना नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हीरा की संरचना, इनकी संरचना कैसी होती है। ठीक, इनकी संरचना कैसी होती है, ये 3D होते हैं, है ना, त्रिविमी जिसको कहते हैं। 3D स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। 3D स्ट्रक्चर जानते हो, मैथ में 3D 2D ये सब पढ़ाया गया होगा। तो 3D का क्या मतलब होता है कि जो हमें ऐसा लगे कि पूरी तरह से एकदम अच्छे से दिखाई दे, विजुअल हो। मतलब इसको हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर कोई चीज होता है, जैसे लगता है कि अगर 3D का मतलब वो जैसे सामने से एकदम आ रहा हो, वैसा 3D होता है। तो 2D कुछ चीजें अलग होंगी, 3D जैसे क्यूब होता है, क्यूब क्या देखे वो डिब्बा, वो क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे हेडिंग बनाना संरचना। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसकी संरचना इसकी संरचना त्रिविमी जिसको कहते हैं 3D होता है। ठीक, अब 3D स्ट्रक्चर इसको हमें बनाना है। तो इसने क्या बोला है कि एक कार्बन क्या होंगे, एक कार्बन अपने 4 कार्बनों से ये पूरा करेगा। इसमें किसमें, हीरा में। तो हीरे का स्ट्रक्चर बना लो। तुम लोग अच्छे से बनाना, देखो मेरा अच्छे बना या ना बने। ठीक, बुक से भी तुम लोग बना सकते हो। अब इसने क्या बोला है कि इसका जो एक कार्बन होगा वो 4 कार्बन से कंप्लीट करेगा, है ना। एक कार्बन किससे अब कंप्लीट करेगा, 4 कार्बन से अपने। देखो इससे ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, एक कार्बन अपने 4 कार्बन से कंप्लीट करेगा। तो 1 2 3, और एक इसके पीछे वाला हिस्सा क्या होगा, 4 कार्बन से कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके पीछे भी एक होगा, उसी को कह रहा है कि एक कार्बन अपने 4 कार्बन से पूरा करेगा। एक कार्बन जो हो गया वो 4 कार्बन इसको चाहिए पूरा करने के लिए। ठीक, ये हो गया डायमंड का स्ट्रक्चर। अब ऐसा मत कहना कि मैम जो हम लोग डायमंड देखते हैं उसका तो स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता, ये वैसा वो डिजाइन किया रहता है, उसको एक फॉर्म में लाया जाता है कि उसको कैसे, लेकिन उसकी संरचना क्या होती है, ऐसी ही होती है। ठीक, अब इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, उपयोग। हेडिंग बनाओ, उपयोग। हीरा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब उपयोग तो बहुत है ना। कुछ तो उपयोग कहेंगे मैम पहनने के काम में आता है, बिल्कुल पहनने को तो काम में आता है। कुछ कहेंगे गिफ्ट देने के लिए, हाँ नालायक को गिफ्ट भी देने के लिए काम में आता है, लेकिन आपको जो गिफ्ट देना है तो हीरा को नहीं, प्लेटिनम का दीजिए, बहुत ज्यादा महंगा होता है।
तो वहां पे लगेगा। पढ़ोगे तभी तो दोगे, जब अच्छे से कमाओगे पैसा होगा तभी तो, नहीं तो मिट्टी वाला गिफ्ट दे देना। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, उपयोग, तो इसमें क्या लिखेंगे, हीरे का उपयोग, हीरे का उपयोग चट्टानों को काटने में किया जाता है, किया जाता है, तथा उपकरणों को भेदने में किया जाता है। ठीक, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्या होगा, दूसरा, इसमें इसका कहाँ पे यूज होता है, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, बिल्कुल, हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, हीरा का उपयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। शल्य चिकित्सा क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। हीरा का उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है। अब ये शल्य चिकित्सा क्या होती है, शल्य चिकित्सा का क्या मतलब होता है, ऑपरेशन वाली चीजें है ना, उसमें भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक चीजों को क्लियर कर लो, अच्छे से पढ़ लो, और तुम्हारा काम ये होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ो, है ना। बहुत फालतू की चीजों को नॉलेज हमें नहीं रखनी है कि हमें ये पढ़ लेना है वो पढ़ लेना है, दुनिया भर के हमारे काम की चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जैसे एग्जाम हो या कोर्ट हो, जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, अगर उसके अलावा ज्यादा जवाब दोगे तो फिर नंबर वंबर कुछ नहीं मिलेगा, पागल घोषित कर दिए जाओगे, है ना। तो चाहे ये चीजें हमेशा क्लियर रखो एग्जाम में, तो जो पूछा जाए वही आंसर देना है, उसके अलावा कुछ नहीं, ये दिखाना नहीं है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, देखिए हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वहां से आपसे नॉलेज नहीं पूछेगा, वहां आपसे ये पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन के आंसर कैसे दे रहे हो। ठीक, वहां पे आपकी शक्ल नहीं देखी जाएगी बेटा, आपकी कॉपी ही आपकी बताएगी कि आप कैसे हो। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उतनी क्लियर करो, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं उसको पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाओ, उनके पैटर्न को समझो। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।